गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित सिंह। टाइम्स नाउ भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 5G यानी 5 जनरेशन के शो में अब वक्त है खबरों के सेंसेक्स का, यानी वो शो जिसमें हम आपको दिखाते हैं वो खबरें जिन पर पूरे दिन रहती है हलचल। खबरों के सेंसेक्स में आज कौन सी खबर बड़ी होगी, किस खबर पर पूरे दिन हलचल रहेगी, खबरों के सेंसेक्स में उस खबर की पूरी एबीसीडी। आज की सारी बड़ी खबरें आपको दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे देश भर में फैले हमारे रिपोर्टर्स, जिनकी रहती है खबरों के बाजार पर पैनी नजर। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त ही एक बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को ड्रग्स की लत में फंसाने की साजिश हो रही है, जैसा कि पंजाब के युवाओं के ड्रग्स के दलदल में फंसा गया था। महबूबा ने कहा कि जब मजबूर होकर घाटी के युवा बंदूक उठा लेते हैं तो उन्हें गोली मार दी जाती है और कहा जाता है कि ये व्हाइट कॉलर टेररिस्ट हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीडीपी की लीडर महबूबा मुफ्ती ने बिना नाम लिए पंजाब सरकार पर निशाना साधा। साथ ही साथ ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को पहले बरगलाया जाता है, उन्हें ड्रग्स की लत दिलाई जाती है और जब वो बंदूक उठाते हैं तो उन्हें गोली मार दी जाती है। सुनिए। बंदूक नहीं उठानी क्योंकि ये चाहते हैं कि यहाँ का नौजवान इतना तंग आ जाए, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाए, या तो वो ड्रग्स खा ले, जैसे हमारे जवानों में खुदा ना खास्ता ड्रग्स की बीमारी हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है। ये चाहते हैं कि ये जवान खत्म हो जाए, जैसा पंजाब में इन्होंने एक वक्त में किया। वहाँ छोटे छोटे नौजवान जब उन्होंने बंदूक उठाई, इन्होंने उनको मार दिया, उसके बाद ड्रग्स वहाँ शुरू हो गए। ये चाहते हैं हमारे जवान भी या ड्रग्स के शिकार हो जाए या बंदूक का शिकार हो जाए। जब बंदूक उठाते हैं तो गोली मार देंगे और उसके बाद किसी को OGW, किसी को मिलिटेंट, किसी को व्हाइट कॉलर मिलिटेंट, किसी को कोई और नाम देते हैं। और महबूबा मुफ्ती के सियासी बयान के मायने समझाने के लिए जम्मू कश्मीर से मेरे सहयोगी प्रदीप दत्ता जुड़े हैं। प्रदीप, गुड मॉर्निंग। महबूबा मुफ्ती बड़बोली हैं, बड़ी बड़ी बातें करती हैं और जब वो कुछ कहती हैं तो ये नहीं सोचती कि उसका असर क्या पड़ेगा आम लोगों पर। अब वो आरोप लगा रही हैं कि जम्मू कश्मीर में युवाओं को नशे की लत लगाई जा रही है। किस पर आरोप है उनका? बहुत ही विवादित किस्म का बयान जो है पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की तरफ से। हालांकि होना ये चाहिए था कि उन्हें मार्गदर्शन करना चाहिए था, उन्हें युवाओं की एनर्जी को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करना चाहिए था, उन्हें ये कहना चाहिए था आप बंदूक का रास्ता छोड़ दें। लेकिन हो ये रहा है कि महबूबा मुफ्ती इस किस्म की सियासत कर रही है कि जहां पे वो पूरा ब्लेम जो है हमारे सुरक्षा बलों पर डाल रही है, सरकार पर डाल रही है कि सरकार और सुरक्षा बल मिलके युवाओं को ड्रग्स की लत लगा रहे हैं और जब वो ड्रग्स की लत में फंस जाते हैं उन्हें बंदूक थाम दी जाती है ताकि वो आतंकवाद के रास्ते पे चले, उन्हें वर्गलाया जाता है और जब वो मर जाते हैं तो उन्हें एक लेबल लगा दिया जाता है या व्हाइट कॉलर टेररिस्ट या OGW। जबकि हकीकत ये है कि कौन वर्गला रहा है युवाओं को पिछले 3 दशक से? पाकिस्तान। कौन उनको आतंकवाद की तरफ धकेल रहा है? पाकिस्तान। लेकिन महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान प्रेम इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान का नाम लेते हुए भी वो कतराती है। और दूसरी चीज, कौन ड्रग्स की लत लगा रही है? ड्रग्स कहां से आती है? अफगानिस्तान के ओपियम खेतों में से ये ड्रग्स पाकिस्तान आती है, जहां की लेबोरेटरी में तैयार की जाती है, उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल से यहाँ पे भेजी जाती है। जैसे कि पंजाब में उन्होंने, क्योंकि हर देश की रीढ़ की हड्डी जो होते हैं युवा होते हैं, पंजाब की रीढ़ की हड्डी तोड़ने की पूरी कोशिश की है, उसी तरह से वह जम्मू कश्मीर में भी युवाओं को वर्गला कर ड्रग्स की लत लगाना चाहते हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती ना पाकिस्तान के खिलाफ बोलेगी ना आतंकवादियों के खिलाफ बोलेगी। और अब लेबल कौन करता है? देखिए, आतंकवादी जब किसी बेकसूर को मार देते हैं या तो वो लेबल लगा देते हैं ये सुरक्षा बलों का इन्फॉर्मर था, या तो ये कह देते हैं कि RSS का आदमी था इसलिए हमने मार दिया। लेबल तो आतंकवादी करते हैं, लेबल तो पाकिस्तानी करते हैं, हमारे सुरक्षा बल तो नहीं करते। एक बयान जरूर आया था GOC 15 को लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे की तरफ से, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा खतरनाक व्हाइट कॉलर टेररिस्ट है। मेरे ख्याल से वो यही सियासतदानों के बारे में बोल रहे थे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के बारे में बोल रहे थे, जो कि हमारे बीच में बैठे हैं, चैनलाइज करने के बजाय वो युवाओं को उकसा रहे हैं। और एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती ने वही उकसाने का काम किया है, जो कि बहुत ही प्रदीप, एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती का वो बयान सुना देते हैं जिसमें वो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, युवाओं पर ऐसी टिप्पणी की है जिससे युवा भटकेगा। एक बार फिर से सुनिए महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा था। बंदूक नहीं उठानी क्योंकि ये चाहते हैं कि यहाँ का नौजवान इतना तंग आ जाए, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाए, या तो वो ड्रग्स खा ले, जैसे हमारे जवानों में खुदा ना खास्ता ड्रग्स की बीमारी हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है। ये चाहते हैं कि ये जवान खत्म हो जाए, जैसा पंजाब में इन्होंने एक वक्त में किया।
वहाँ छोटे छोटे नौजवान जब उन्होंने बंदूक उठाई, इन्होंने उनको मार दिया। उसके बाद ड्रग्स वहाँ शुरू हो गए। ये चाहते हैं हमारे जवान भी या ड्रग्स के शिकार हो जाए या बंदूक का शिकार हो जाए। जब बंदूक उठाते हैं तो गोली मार देंगे और उसके बाद किसी को OGW, किसी को मिलिटेंट, किसी को व्हाइट कॉलर मिलिटेंट, किसी को कोई और नाम देते हैं। प्रदीप, महबूबा मुफ्ती का बयान आपने भी सुना। एक तो जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, दूसरा वो पंजाब का जिक्र कर रही हैं। तो पंजाब में किस पर आरोप है उनके कि पंजाब में भी युवाओं को ड्रग्स की लत लगाई गई, उनका करियर बर्बाद किया गया, उनका भविष्य खतरे में डाला गया। पंजाब में किस पर निशाना है उनका? देखिए, कन्वीनियंटली महबूबा मुफ्ती क्या कर रही है कि जो भी कोई प्रॉब्लम होती है जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे, पाकिस्तान के आतंकवादियों का नाम नहीं लेंगे, वो सरकार पे सीधा सीधा आरोप लगाने की कोशिश कर रही है। और यहां भी देखिए कितना भड़काऊ और उकसाने वाला बयान है। एक तरफ वो युवाओं को जम्मू कश्मीर में उकसा रही है, दूसरी तरफ वो पंजाब में भी उकसाने का काम कर रही है। उनके जो उकसाने की राजनीति है वो खाली जो है जम्मू कश्मीर की सरहद तक महदूद नहीं है, पंजाब में भी कोशिश कर रही है। वो कह रही है कि अगर पंजाब में भी यही किया गया था सरकारों की तरफ से, किस तरह से ड्रग की लत लगा दी गई थी और किस तरह से आतंकवाद की तरफ धकेला गया था, जबकि हकीकत सब दुनिया जानती है कि आतंकवाद की तरफ कौन धकेल रहा है। और ये ड्रग्स जो हीरोइन आ रहे हैं, कई बार हम कवर कर चुके हैं कैसे ड्रोन के जरिए ड्रग्स फेंके जाते हैं, हथियार फेंके जाते हैं, युवाओं को वर्गलाया जाता है, उनका ब्रेन वॉश तो किया गया है और उनका खून भी अब ड्रग्स से लथपथ किया जा रहा है, जो एक साजिश पाकिस्तान की तरफ से रची जा रही है। महबूबा मुफ्ती सब जानती है, लेकिन वो ऐसी ओछी राजनीति इसलिए करी, उन्हें लगता है शायद इससे उन्हें कुछ वोट मिल जाए, लेकिन वो गलत सोचती है। उनकी जो सियासी जमीन है उनके पांव के नीचे से इसलिए खिसक गई है क्योंकि लोगों के साथ उनका कनेक्ट खत्म होता जा रहा है। लोगों की बात कम कर रही है, पाकिस्तान को बचाने की बात ज्यादा साथ रहिएगा। और खबरों के सेंसेक्स में एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से ही है। जम्मू कश्मीर से दूसरी बड़ी खबर है परिसीमन को लेकर। आज परिसीमन को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक है। हालांकि महबूबा मुफ्ती इस बैठक में शामिल नहीं होने वाली हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर इस बैठक में शामिल होंगे और आज फैसला हो जाएगा कि अगले जो चुनाव होने, विधानसभा चुनाव होने जम्मू कश्मीर में, उसमें सीटों का बंटवारा किस तरह से होगा, किस जिले में कितनी सीटें जाएंगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कश्मीरी पंडित और तमाम वो अपेक्षित लोग जिनको अभी तक चुनाव में प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिला था, उनके लिए आज तस्वीर साफ हो जाएगी। मेरे सहयोगी अमित कुमार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बैठक में आज शामिल हो रही है। जम्मू कश्मीर के भविष्य को लेकर आज बहुत अहम बैठक होनी है, बड़ा फैसला होना है और चुनावों की तस्वीर बदल जाएगी। हालांकि पीडीपी ने तंज कसा है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कि पहले वो विरोध कर रहे थे इस कमेटी का, अब इस कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने को तैयार हो गए। जी देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और सबसे बड़ी बात कि इस बैठक में जो परिसीमन को लेकर प्रधानमंत्री ने, अगर आपको याद हो तो सभी दलों के नेताओं से बैठकर बात की थी कि उन्होंने एक तरह का आश्वासन भी दिया था कि जो वहां पर जमहूरियत है उसको वापस वो लागू करेंगे। वहां पर विधानसभा चुनाव भी होगी, जम्मू कश्मीर को जो राज्य का दर्जा है वो भी दिया जाएगा, लेकिन पहले वहां पर हालात सुधरे। और वहां पर चुनाव की बात हो रही थी कि परिसीमन, और इसमें एक तरह से प्रधानमंत्री ने ये अपील भी की थी कि जो परिसीमन आयोग है उसमें सब लोग शामिल हो, जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका हिस्सा बने। और उसी के तहत हालांकि इससे पहले जो बैठक हुई थी इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विरोध किया था, वो इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन इस बार फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो शामिल होंगे। उनके तीनों सदस्य जो है, तीनों सांसद जो हैं इसमें शामिल होंगे। एक तरह से 2011 की जनगणना के आधार पर जो प्रारूप तैयार किया गया है परिसीमन का, जो बदलाव की बात है उसको उनके सामने रखा जाएगा और उनसे सलाह मशवरा किया जाएगा। और इस पूरी जो प्रक्रिया में करीब परिसीमन आयोग ने 900 नागरिकों से बात की, अलग अलग 280 जो है संगठन जो है उनसे लिया, प्रदेश सरकार से जानकारी ली। तो कई तरह के इंफॉर्मेशन के आधार पर ये एक प्रारूप तैयार किया गया है और अगर ये सफल होता है, इस पर अगर बातचीत सहमति बनती है तो इसके आधार पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। और ये बातें पहले भी जेपी नड्डा जो कि बीजेपी अध्यक्ष, उन्होंने भी कहा था कि जो मोदी सरकार है वो चाहती है कि वहां पर लोकतंत्र, वहां पर जो सिस्टम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, विधानसभा सिस्टम है, वो तभी बहाल हो सकती है जब तमाम पॉलिटिकल पार्टी उसमें शामिल होंगे। और परिसीमन के बाद उसमें एक नई प्रक्रिया शुरू होगी, लोग उसमें शामिल हों और उसके बाद की बात होगी। सरकार ने आश्वासन दिया है कि जम्मू कश्मीर को स्टेट होल्डर मिलेगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के शामिल होने से तो लग रहा था कि दो बड़ी पार्टियां उसमें शामिल नहीं हो रही है, शामिल होने से उस परिसीमन आयोग का ठीक है। अमित कविंद्र गुप्ता बीजेपी लीडर हैं, घाटी से आते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है परिसीमन को लेकर वो सुनवा देते हैं, फिर मैं अगला सवाल प्रदीप से लेता हूं।
देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन में ना तो महबूबा मुफ्ती का रोल है, ना महबूबा मुफ्ती की पार्टी का, ना तो उनका कोई एमपी है। तो वो किस तरह से अपने आप को ये लोगों के सामने बताना चाहती है। इसमें जो मेंबर हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर, सिर्फ मेंबर पार्लियामेंट है, उनकी पार्टी का कोई मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, इसलिए लोगों को गलत बता रही है। बाकी जिस प्रकार से कश्मीर में पहली जो डिलिमिटेशन हुई थी फारूक अब्दुल्ला के समय में, तो उसमें अगर इरेगुलरिटीज ना होती तो शायद इस कमीशन की जरूरत ना पड़ती। आज उसी कारण से वहाँ पर उस कमीशन की जरूरत पड़ी है। कश्मीर में 2026 तक जम्मू कश्मीर में ये डिलिमिटेशन नहीं होगी, ये कौन सा तरीका था। और प्रदीप मेरे सहयोगी लगातार इस खबर पर जानकारी दे रहे हैं। प्रदीप, महबूबा मुफ्ती को परिसीमन से दिक्कत क्या है? इससे पहले का जो परिसीमन था उसमें इतनी खामियां थी, मजबूरी में सरकार को ये करना पड़ रहा है। देखिए, कविंद्र गुप्ता बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि परिसीमन में जो मेंबर होते हैं वो हमेशा सांसद होते हैं और महबूबा मुफ्ती की पार्टी का कोई भी मेंबर पार्लियामेंट है नहीं। इस समय मेंबर पार्लियामेंट 3 जो है कश्मीर से, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और 2 जम्मू से जो है, पुंछ राजौरी और पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी या उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, जुगल किशोर शर्मा है। तो इसलिए 5 लोग इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। महबूबा मुफ्ती ये कह रही है कि हमें दफा 300 अनुच्छेद 370 जो हटाया गया था वो वापस लाना है, क्योंकि ऑलरेडी ये कोर्ट में केस है। तो हम किस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस हिस्सा ले रही है। हालांकि उन्होंने डायरेक्टली कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस पे कोई निशाना नहीं साधा है, क्योंकि अभी भी वो गुपकार अलायंस का मेंबर हैं, इस वजह से कोई डायरेक्ट निशाना तो नहीं साधा है। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से पहले जो मीटिंग हुई थी फरवरी के महीने में, उसमें विरोध किया था। उन्होंने कहा था अगर हम मीटिंग में हिस्सा लेते हैं उसका मतलब ये है कि हम अनुच्छेद 370 को सही करार देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम उसको कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि लोगों से तो सबसे मुलाकात तो हो नहीं पाई है डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर्स की, जो परिसीमन के मेंबर्स हैं, तो इसलिए हम लोगों की बात टेबल पर लेके जाएंगे, लोगों की बात करेंगे कि लोग क्या चाहते हैं, तो ये जाएंगे। देखिए, ये मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि एक तो कश्मीरी पंडित्स के रिजर्वेशन की बात हो सकती है। कश्मीरी पंडित्स, देखिए पहले क्या होता था, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, जैसे राज्यसभा होता है वैसी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी। 2 मेंबर्स वहां चले जाया करते थे, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन मिल जाती थी, क्योंकि अगर उनकी जनसंख्या देखें तो बहुत कम है, तो उनको रिजर्वेशन के अलावा कोई और तरीका नहीं है उनको असेंबली में लाने का। तो उनके लिए हो सकता है कि 2 सीटें रिजर्व काफी लोग। और दूसरा ये है कि शेड्यूल ट्राइब को 9 सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ शेड्यूल कास्ट 7 सीटें यहाँ रिजर्वेशन थी। तो इस लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार फिर से जो पोल मैप है रिड्रॉ किया जाएगा, क्योंकि अभी तक जम्मू वालों को ये लगता था कि कश्मीर को ज्यादा सीटें थी, और ये जो नेता थे, चाहे मुफ्ती थे या अब्दुल्ला थे, वो चाहते थे कि ज्यादातर जो है सीट कश्मीर में रहे, ताकि हमेशा जो चीफ मिनिस्टर है वहां से आए। लेकिन एक उम्मीद की किरण जगी है कि हिंदू चीफ हो सकता है और जम्मू का चीफ मिनिस्टर भी हो सकता है, और इसलिए ये डिलिमिटेशन कमीशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रदीप, आज नजर रहेगी सभी की परिसीमन आयोग की बैठक पर कि क्या कुछ निकल कर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस अपडेट के लिए। खबरों के सेंसेक्स में रुक करते मेरे सहयोगी रविकांत का। रवि, खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से आपके पास आज कौन सी बड़ी खबर है जो पूरे दिन सुर्खियों में रह सकती है? देखिए, मैं खबरों के सेंसेक्स में आज सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर यह है कि मौजूदा संसद सत्र का आज आखिरी सप्ताह है, और जो 12 सांसद निलंबित किए गए थे उच्च सदन से, उनको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक ऑपोजिशन की और सरकार की होने वाली है। सबसे पहले 10 बजे प्रहलाद जोशी ने उन सांसदों की पार्टियों के लोगों को बुलाया है, और गतिरोध को समाप्त करने के लिए सरकार के द्वारा आखिरी सप्ताह में ये प्रयास किया जा रहा है। लेकिन क्या विपक्षी पार्टियों के लोग इस बैठक में जाएंगे या नहीं, इसको लेकर ऑपोजिशन ने भी अपनी एक रणनीति बनाई है कि आखिरकार जब संसद सत्र का आखिरी सप्ताह चल रहा है तो सरकार रीच आउट क्यों कर रही है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र की जो महाविकास आघाड़ी है उसको लेकर एक टिप्पणी की है कि ये जो सरकार है अमित, लगता है टेक्निकल वजहों से हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, तो बड़ी खबर ये जो रविकांत समझा रहे थे मैं आपको बता दूं। अमित शाह 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर थे, कल तमाम कार्यक्रमों में शामिल हुए, CFSL की नई इमारत का उद्घाटन किया, शिरडी गए और भी तमाम कार्यक्रमों में शामिल हुए। लेकिन इस दौरान उन्होंने उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने धोखेबाजी की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने हिंदुत्ववादी सोच से, विचारधारा से समझौता कर लिया, और अब महाराष्ट्र
कि जो महागठबंधन सरकार है वो उनके निशाने पर है। अभी लगातार जो प्रतिक्रिया आ रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल के बाद कोलकाता पे पश्चिम बंगाल के बाद उनका फोकस महाराष्ट्र है, तमाम और नेता भी गए थे और एक अलग तरह का अलाइनमेंट देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र की सियासत में। ऐसे में अमित शाह का वहां जाना सिर्फ संयोग नहीं है, वजह यह थी क्योंकि वहां के तमाम जो लीडर्स थे वो उनसे मुलाकात करना चाहते थे, आगे की स्ट्रेटेजी पर बातचीत करनी चाहते थे। तो चलिए अगली खबर के लिए रुख करते हैं। तमाल का तमाल, खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से आपके पास आज कौन सी बड़ी खबर है? देखिए, कल कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन तो हुआ, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के बावजूद कुछ जगहों से हिंसा की घटना घटी और बीजेपी ने उसी को क्लीन करके स्टेट कमीशन के पास कंप्लेंट किया है और रीपोलिंग हो और उनका मांग हो सेंट्रल फोर्सेस के सुपरविजन में। और उनका कहना था कि ये स्टेट पुलिस तृणमूल कांग्रेस के लिए काम करके तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को जगह बना दिया था रिगिंग करने के लिए। ये आरोप है बीजेपी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी का। लेकिन अब इंटरेस्टिंगली कल शाम को जब बीजेपी का डेलीगेशन गवर्नर के साथ मिलने के लिए सॉल्ट लेक, जो कलकत्ता के एकदम नजदीकी में है, वहां से निकलने की कोशिश की, तब पुलिस को रोक दिया, ये कह के कि कलकत्ता में प्रवेश करने के लिए अभी प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जारी किया है। कोई भी राजनीतिक नेता के पास स्टेट या सेंट्रल सिक्योरिटी हो और जो कलकत्ता का वोटर नहीं है उनको कलकत्ता में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा कैंपेनिंग के बाद से लेके इलेक्शन तक। इसीलिए उनको रोका गया था। लेकिन बीजेपी का मानना है कि वो एक षड्यंत्र था बीजेपी को हैरेस करने के लिए। कल 2 जगहों पे बॉम्बिंग हुआ है जिसके पीछे 2 लोगों को अरेस्ट किया गया, पर दोनों के साथ कांग्रेस के लोग हैं। लेकिन बीजेपी का मानना है कि ये जिस घटना रिगिंग के बाद हो, इसके लिए तृणमूल कांग्रेस और कल देर रात तक ये ड्रामा आज उसी का क्योंकि बीजेपी शायद ये सोच रहा है कि ये इलेक्शन को देखते वो फिर कोर्ट मूव करे, क्योंकि कोर्ट में वो मूव किए थे, उनको सेंट्रल फोर्सेस मांग थी और सेंट्रल फोर्सेस मांग लेके कोर्ट पे भी है। लेकिन हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर, उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। सुप्रीम कोर्ट में मामला दाखिल तो हो गया, सुनवाई हुआ, तो अभी आज के लिए उनका होगा जितना हमें मालूम है वो जी तमाल देखिए सुप्रीम कोर्ट में कैसे पेश किया जाए। तमाल, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी ने कल हुए निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए एक बार आपको सुनवा देते हैं। कलकत्ता पुलिस ने सीपी का लीडरशिप में ये धांधली करने का जो एनवायरमेंट मौका टीएमसी गुंडा लोग को दिया है, ये पुलिस ही किया है। पुलिस का पास कोई अस्त्र नहीं था, सशस्त्र आर्म पुलिस नहीं था, पुलिस का पास लाठी भी नहीं था। अब देख लिया जितना भी तस्वीर, पुलिस को डायरेक्शन था ममता बनर्जी जो खाली हाथ रहो और टीएमसी का गुंडा को प्रोटेक्शन करो। 20% से ज्यादा लोग का ओरिजिनल वोटिंग नहीं है, बाकी 30 से 40% बाहर का वोटर लेकर वोटिंग किया और एक टीएमसी का गुंडा आदमी ने 8 से 10 वोट दिया। पूरा के पूरा केएमसी का चुनाव नल एंड वॉइड किया जाए और हम लोग का पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट है, वीडियो क्लिपिंग है। जब 23 तारीख कोर्ट में आएगा, हम लोग कोर्ट में डॉक्यूमेंट एविडेंस सबमिट करने के लिए तैयार है भाजपा। और खबरों के सेंसेक्स में अब रुख करते मेरे सहयोगी पुलकित नागर का, जो अपनी खबर के साथ जुड़े हैं। पुलकित, खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से आपके पास कौन सी बड़ी खबर है आज? देखिए, आज दिल्ली में 11:30 बजे डीडीएमए की बैठक होने वाली है। ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें कई फैसले लिए जा सकते हैं ओमिक्रॉन को लेते हुए, क्योंकि कल 6 महीने बाद एक ऐसा दिन था जब दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए गए। 105 नए मामले कल दिल्ली के अंदर आए हैं। ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। नया साल आ रहा है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा भीड़ बाजारों में या दूसरी जगहों पर ना हो, या फिर क्या कदम उठाए जाने की जरूरत है ताकि ओमिक्रॉन से दिल्ली के लोगों को सुरक्षित किया जा सके, इसके लेकर के लिए ये मीटिंग है। उपराज्यपाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के तमाम बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे और कुछ निर्णय आज शाम तक इस बैठक में लिए जा सके। जी, अब
पुलकित, डीडीएमए की बैठक अहम है, इसके साथ ही साथ जो नए मामले आ रहे हैं सरकार उनको रोकने के लिए किस तरह की नई स्ट्रेटजी पर काम करे, क्योंकि जिस तरह से मामले तेजी से बढ़े हैं अब लग रहा है कि तीसरी लहर की दस्तक लगभग तय लग रही है। देखिए, कल 105 मामले आए हैं। पिछले 6 महीने का अगर आंकड़ा देखें तो ये मामले घटकर 15 तक पहुंच गए थे, जो अब बढ़कर दोबारा से 105 पे पहुंच गए हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि तीसरी लहर जो है, क्योंकि एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि जनवरी तक तीसरी लहर पहुंच सकती है देश में, दिल्ली के अंदर और दूसरे राज्यों में। अब सरकार के सामने चुनौती यही है कि वो अपने फैसलों को, जो उन्होंने बहुत सारी चीजें खोली थी, क्या उन पर फिर से विचार करें। डीडीएमए की बैठक में इसी पर विचार होना है कि किन की। जी पुलकित, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो लगातार ओमाइक्रॉन के जो मामले हैं दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं। 6 महीने के बाद अब कुल जो आंकड़ा है वो 105 तक पहुंच गया है। आज डीडीएमए की अहम बैठक होने जिसमें तमाम स्ट्रैटेजीज पर, तमाम योजनाओं पर बातचीत होगी कि आखिरकार कैसे ओमाइक्रॉन के बढ़ते मामलों पर लगाम कसी जाए। एक्सपर्ट्स का कहना यह है, पैनल ये कहता है कि जनवरी तक तीसरी लहर आ सकती है। ऐसे में प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। ये तमाम खबरें आपने देख ली। अब आइए आपको सेंसेक्स मीटर दिखाते हैं कि सेंसेक्स मीटर पर किस खबर ने कहां जगह बनाई है और पूरे दिन कौन कौन सी खबरें आज सुर्खियों में रहेंगी। पहली खबर, महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान जो उन्होंने ड्रग्स को लेकर दिया है। दूसरा, परिसीमन की तैयारी तेज है, आज दिल्ली में अहम बैठक होनी है। संसद में गतिरोध खत्म होगा या नहीं, इस पर नजर रहेगी, क्योंकि आज बैठक होने वाली है सांसदों के निलंबन को लेकर। डीडीएमए की बैठक मैं आपको बता ही चुका हूं। और कोलकाता में चुनावी हिंसा को लेकर लगातार बीजेपी दोबारा चुनाव कराने की मांग कर रही है। ये थी पुरानी रैंक। नई रैंक देखिए, नई रैंक में परिसीमन की खबर सबसे ऊपर है, महबूबा मुफ्ती के बयान दूसरी खबर है, तीसरी खबर संसद में गतिरोध को लेकर है, और कोलकाता में जो चुनावी हिंसा हो रही है उसे लेकर भी लगातार पश्चिम बंगाल में सियासत गर्म हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट साथ रहिए।